देहरादून में शुरू हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सीएम ने कहा, कार्यक्रम से ग्रामीण विकास को मिलेंगे नए आयाम। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून हुआ लागू। नकल विरोधी अध्यादेश को सीएम धामी ने दी अनुमति। आजीवन कैद संग देना होगा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में प्रदेश में बनने वाली टनल पार्किंग प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पर्यटन स्थलों के पास छोटी छोटी पार्किंग बनाए जाने के दिए निर्देश। बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। कुछ दिन पहले मां बेटे की हुई थी हत्या और मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत कार्यक्रम। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विजेताओं को करा उन्होंने पुरस्कृत। सरकार की पहल को बताया सराहनीय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना और इस बीच मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी जन समस्याएं सामने आ रही है उनका सही समय से समाधान किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए कि जन समस्याओं से संबंधित जो भी पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें संबंधित विभागों को भेजकर उस पर कार्रवाई की नियमित अपडेट लिया जाए। और साथ ही सीएम धामी ने आगे कहा कि जिन सभी जन समस्याओं की शिकायत की मुख्यमंत्री कार्यालय से नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने आगे भी कहा कि अधिकांश जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए। कुछ जन समस्याओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। इस दौरान सीएम ने कई लोगों की समस्याएं सुनी है और साथ ही आपको बताया कि समस्याओं सुनकर उन्होंने समाधान देने के निर्देश जो दिए हैं वो अधिकारियों को दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। यूकास्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा देहरादून में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के तहत प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत जो है वो हो गई है। और कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। और इस बीच सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि संपूर्ण विश्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आविष्कारों और अनुसंधानों के इस युग में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की चेतना ने सभी के जीवन को प्रभावित किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जय जवान जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान जोड़ा गया। तो वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़कर एक नया आयाम
प्रस्तुत किया। इस भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और साथ ही राज्य के समुचित विकास को गति प्रदान करने में ये आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हाइड्रोपोनिक यूनिट, QR कोड आधारित जैव विविधता पार्क और साथ ही प्राइड ऑफ उत्तराखंड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस उत्तराखंड ग्राम्य विकास यात्रा और साथ ही विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी उन्होंने किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों और साथ ही सराहनीय कार्यों करने वाले को सम्मानित भी किया है। तो आपको बताएं कि ग्रामीण विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया गया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए हैं। आपको बताएं कि सीएम ने कार्यक्रम से ग्रामीण विकास को नए आयाम मिलेंगे, ये बात भी कही है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले को लेकर भी बातचीत की है। इस दौरान सीएम धामी ने बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की और सीएम धामी ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। साथ ही सीएम धामी ने आगे कहा कि हमारी सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और साथ ही सीएम धामी ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। आपको बताएं कि लगातार पेपर लीक मामले का जो मामला है वो उत्तराखंड में बहुत समय से चल रहा था और इसे लेकर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब इसे लेकर मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और ये कहा है कि अब इसे लेकर कोई भी परेशानी छात्रों को नहीं आएगी और उत्तराखंड सरकार इस पे लगातार काम कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में बनने वाली टनल पार्किंग की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पर्वतीय जनपदों में खूबसूरत पर्यटन स्थलों के आसपास छोटी छोटी पार्किंग बनाए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में लगे कम ढलान वाले क्षेत्रों में भी सरफेस पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि टनल और ऑटोमेटेड पार्किंग के लिए जिन स्थानों का चिन्हीकरण हो गया है उन्हें गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग की जाए और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने आगे कहा कि प्रदेश में लगातार नए पार्किंग स्थल ढूंढते रहने में भी निर्देश दिए गए हैं और मुख्य सचिव ने आगे कहा कि पार्किंग के लिए नए स्थलों का चिन्हीकरण एक लगातार प्रक्रिया के रूप में भविष्य में भी जारी रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी पार्किंग प्रोजेक्ट में किसी भी स्तर में आ रही समस्या के लिए संबंधित अधिकारी और सचिव से लगातार संपर्क कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पार्किंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी और बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर में कुल 26 स्थल टनल पार्किंग के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसका विभिन्न स्तरों में कार्य अब प्रगति पर चल रहा है। तो मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। टनल पार्किंग की प्रगति को लेकर ये जो बैठक है वो की गई है और अधिकारियों को इसे लेकर मुख्य सचिव ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो पर्यटक स्थल के पास पार्किंग बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो लोग हैं पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड पहुंचते उन्हें भी किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखने के निर्देश अब दिए गए हैं। टनल पार्किंग की व्यवस्था लोगों के लिए कराई जाए, ये बात का ध्यान अब विशेष तौर पर रखना होगा। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में कत्यूर घाटी के पिंगोला में हुए मां और बेटे के दोहरे हत्याकांड का बागेश्वर पुलिस ने अब खुलासा कर दिया। पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीओ अंकित कंठारी का यह कहना है कि गरुड़ क्षेत्र के बैजनाथ थाने अंतर्गत पिंगोली ग्राम में हुए दोहरे हत्याकांड में मृतकों की शिनाख्त
कुमकुम देवी और उत्तम सिंह के नाम से हुई है। दोनों मृतक जिला बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस दौरान दोहरे हत्याकांड को लेकर सीओ अंकित कर्नारी ने यह कहा है कि आरोपी और बच्चे की मां के बीच लंबे समय से अवैध प्रेम प्रसंग था और अवैध प्रेम प्रसंग से छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने दोनों मां और बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। सर ये विवाहित है। इसका प्रेम प्रसंग जैसा कि विदित है कि लास्ट 6 फरवरी को बैजनाथ क्षेत्र में जो पिंगलो ग्राम है वहां से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहां मिला है। तो इस पर हमारे जो एसओ बैजनाथ है कैलाश बिष्ट जी, वो तुरंत अपनी टीम लेके वहां पहुंचे। वहां जब हम महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे और पंचायतनामा इत्यादि कार्यवाही कर रहे थे, तभी वह सूचना मिली कि गांव में कुछ दूर खेत में ही एक बच्चे की भी शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल की लग रही थी। तो इस पर हमारे जो एसपी हैं हिमांशु वर्मा सर, उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई और भिन्न भिन्न टीमें गठित की गई। महिला की शिनाख्त करना हमारे सबसे प्राइमरी टास्क था। तो इसमें महिला की जब हमने शिनाख्त करी तो उसका नाम कुमकुम है और यह बेतिया बिहार की रहने वाली है, और जो मृतक बच्चा है उसका नाम था उत्तम और यह राजू और कुमकुम का पुत्र है। तो इसके बाद जब हम एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट करते रहे तो हमें अंत में जब अपराधी का पता चला, तो अपराधी का नाम है मुन्ना महतो, सन ऑफ इंद्रजीत महतो, जो सकरौला बिहार का निवासी है। इसके और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके मध्य कुछ अनबन होने के कारण जो भी ये मुन्ना महतो है, इसने महिला तथा उसके बच्चे को यहाँ पिंगलो गांव में लाकर उनका हत्या कर दी थी। तो वहीं उत्तराखंड में रिंग रोड पर स्थित राज्य कर मुख्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए, जहां लोगों ने वित्त मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस बीच बिल लाओ इनाम पाओ योजना के विजेताओं को वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के आयोजन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए, जहां लोगों ने वित्त मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत करीब 100 लोगों को पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के प्रथम और द्वितीय लकी ड्रॉ विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स वितरित किए। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर की जा रही इस योजना की प्रशंसा भी की और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर आगे भी इस तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी न करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा कि अब तक 18,655 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनकी तरफ से 28,893 बिल अपलोड किए गए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी है और विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने आगे कहा कि पंजीकृत उपभोक्ताओं में सर्वाधिक बिल अपलोड करने वालों में कई नाम सामने आए हैं, जिन्हें पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया है। साथ ही वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा कि बीते साल 2021 और 22 में 4,625 करोड़ राजस्व की तुलना में इस साल 2022-23 में 6,236 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया गया, जो कि लगभग 35% अधिक है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे बताया कि विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के संबंध में कोई भी सहायता और जानकारी लेनी हो तो विभाग की तरफ से दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्रदेश में कैसे राजस्व बढ़े जीएसटी के अपेक्ष में, आप जानते हैं लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने एक स्कीम लाई थी बिल लाओ इनाम पाओ, और आप जानते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से हमने लागू की थी और 2 ड्रॉ भी तक हम निकाल चुके हैं। तीसरा ड्रॉ भी हम बहुत जल्द निकालने वाले हैं। तो पहले 2 जो ड्रॉ निकाले थे, उसी जो ड्रॉ के हमारे विनर्स थे उनको आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है। नीचे करो, हिंदी का नीचे करो, क्यों चढ़ा रहे हैं? लगभग अभी हमारे यहाँ जो
लोग आए थे, उनको हमने यहाँ पुरस्कार दिया है। एक बार में 1500 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, यानी 3000 लोगों को हम पुरस्कृत करेंगे। पहले जो हमारा ड्रॉ हुआ था उसमें 7029 लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए थे, 7674 बिल अपलोड हुए थे, 3.79 करोड़ रुपए की हमें उसमें राजस्व की प्राप्ति हुई थी। ऐसी दिसंबर में जिसको हमने जनवरी में ड्रॉ निकाला था उसमें 7982 कुल उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे, 9643 बिल अपलोड हुए थे और 5.78 करोड़ रुपया उसमें हमें मिला था। स्वदेशी न्यूज से न्यूज डेस्क से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआ में उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बनाई गई समिति पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के अध्यक्ष और साथ ही सदस्यों ने सेंचुरी पेपर मिल में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि इस दौरान ईटीपी प्लांट में पानी के सैंपल भरे और विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण करने के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या भी सुनी गई। इस मौके पर उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर प्रदूषण मापक यंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं। समिति में सेंचुरी पेपर मिल का निरीक्षण किया गया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कई तरीके के जरूरी निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। ब्लैक आती है पूरी उड़ के आप जगह की हमें दिखा सकते हैं ना, होता है किसी का ये है बगल में। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएमओ देहरादून के निर्देश के बाद उप जिला चिकित्सालय में नेत्र परीक्षण किया गया है। आपको बताएं कि इस दौरान सरकारी अस्पताल में लोगों के स्वास्थ्य जांच की गई और इस दौरान मसूरी उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया है कि कैंप के दौरान अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम ने सैकड़ों मरीजों की आंखों की जांच की है। साथ ही सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने नेत्र रोग से संबंधित लोगों को जागरूक भी यहाँ किया है। तो लोगों के स्वास्थ्य जांच की गई है और नेत्र रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है, क्योंकि लगातार कई लोग जो हैं देश भर में नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं और इसके लिए रेगुलर तरीके से जांच होनी बेहद ज़रूरी है। इसलिए सरकारी अस्पताल में अब नेत्र परीक्षण का जो शिविर है वो लगाया गया है। लोगों के स्वास्थ्य की जांच अब यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड के मसूरी में लोगों को किस तरीके से जागरूक करने का काम चल रहा है आप देख सकते हैं और स्वास्थ्य की जांच यहाँ पर की जा रही है। चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमारे उप जिला चिकित्सालय में आज कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, वृद्धजन भी हैं और इसमें लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है, काफ़ी भीड़ आई हुई है। और हमारे यहाँ जो कैंप के बाद चश्मा जो वितरित किया जाएगा वो एनजीओ द्वारा मुफ्त में वितरित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और ये कैंप हमारा 8 तारीख, 10 तारीख और 15 तारीख को विभिन्न स्थानों पर लगा है। 10 तारीख की जो तारीख दी है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने हमारे यहाँ दी हुई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आगे भी इस तरह के कैंप लगाएं ताकि पब्लिक को काफ़ी सुविधा मिले। अभी फ़िलहाल मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमारे यहाँ अभी संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन शीघ्र ही इस पे कार्य चल रहा है और जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ मोतियाबिंद ऑपरेशन भी शुरू कर देंगे। और फिलहाल तो जो भी मरीजों को ज़रूरत पड़ती है मोतियाबिंद ऑपरेशन की, इसके लिए गांधी शताब्दी हॉस्पिटल और दून मेडिकल कॉलेज दोनों जगह हम लोग पेशेंट भेजते हैं और वहाँ मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, समस्त सुविधाएं। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से उत्तराखंड में युवा वर्ग अब आक्रोश में है, जिसके चलते ऋषिकेश में युवाओं ने शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च निकालकर तहसील परिसर पहुंचे और युवाओं ने उप जिला अधिकारी नंदन कुमार और सीओ डीसी ढोंडियाल को गुलाब देकर
फूल भी भेंट किए हैं। आपको बताएं कि देहरादून में हुए लाठीचार्ज मामले के बाद ऋषिकेश के उपजिलाधिकारी नरेंद्र कुमार ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके चलते युवाओं ने शांतिप्रिय ढंग से तरीके से प्रदर्शन किया और साथ ही युवाओं ने पेपर लीक मामले में सही और निष्पक्ष जांच करने की मांग भी अब की हुई है। तो आपको पता है जिस तरीके से उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया, छात्रों में एक अलग ही तरीके का गुस्सा देखने को मिला, लेकिन अब जो है छात्र कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आज पूरी स्थिति शांतिपूर्ण रही और हमने 144 भी लगा दिया था और पुलिस के साथ हमारा परस्पर कम्युनिकेशन था और हमने एरियाज में भी सेक्टर्स में डिवाइड करते हुए और जोन्स में डिवाइड करते हुए मजिस्ट्रेट्स नियुक्त कर रखे थे और पूरी जो भी गतिविधि थी उसकी पूरी अभी भी उसका पूरा अवलोकन किया जा रहा है। उस स्थिति में अभी तक की जो भी सिचुएशन है शांतिपूर्ण। सेक्टर और जोन बनाए गए, इसमें 2 जोन्स बनाए गए थे और हर जोन में 3-3 सेक्टर बनाए गए थे। अभी अग्रिम आदेश तक लागू है, जब तक हम अभी इसको स्टडी कर रहे हैं और क्या सिचुएशन रहती है और अगर इस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था रहती है तो इसको हटा। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने रामलीला मैदान और साथ ही नगर पालिका मैदान परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको याद किया है। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया और साथ ही बीजेपी कार्यालयों ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए मार्ग पर संकल्प भी लिया है। आपको बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र को अलग परिभाषा देते हुए देश के निर्माण के लिए कई कार्य भी किए, जिससे वे आज भी स्मरणीय हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निर्माण दिवस मनाया जा रहा है और बीजेपी पार्टी ने यह तय किया है कि पूरे देश में उनका निर्माण दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाया जाए। दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। भाजपा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। जयंती नहीं, निर्माण दिवस है। आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में उनका निर्माण दिवस प्रत्येक बूथ पे मनाया जाए। तो इसी क्रम में आज सितारगंज में यहाँ वार्ड नंबर 9 का ये नगर पालिका के पार्क में, दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनका निर्माण दिवस मनाया जा रहा है और इसको समर्पण दिवस के रूप में मना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं हरिद्वार में अभिभावकों और बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश को बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पास में ही एक ही केंद्रीय विद्यालय है और वो भी बंद होने के कगार पर है। अगर विद्यालय बंद हो गया तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। साथ ही अभिभावकों ने सरकार से विद्यालय को बंद न किए जाने को लेकर मांग की है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में एक ही विद्यालय थे जहां बच्चे जाया करते थे और बच्चों का जो भविष्य है वो खराब ना हो, इसको लेकर अब अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने को लाचार हो गए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ये जो विद्यालय है उसे बंद ना करे, नहीं तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो रुक जाएगी। और केंद्रीय विद्यालय के बाहर का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां वो बच्चे पढ़ा करते थे उस केंद्रीय विद्यालय के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो ये विद्यालय है वो बंद करने की बात कही जा रही थी और इसे लेकर अब ये अभिभावक और बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि ये स्कूल को ना बंद किया जाए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में ना पड़े। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर किए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय में पैरामेडिकल और साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों को भी दूर करने की कवायद अब तेज कर दी गई है, जिसे लेकर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उप्रेती और साथ ही एडिशनल सीएमओ डॉक्टर चंदन सिंह रावत की तरफ से मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। तो वहीं अस्पताल में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था देखकर खुशी भी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि
सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र की तरफ से नगर पालिका के सहयोग से मसूरी चिकित्सालय में साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। तो वहीं अस्पताल में पैरामेडिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि मसूरी सिविल अस्पताल और सेंट मेरी अस्पताल के एकीकरण की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद मसूरी उप जिला चिकित्सालय की बजट की व्यवस्था भी पूरी हो जाएगी, जिससे अस्पताल संचालन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आगे बताया कि पहले कई डॉक्टर्स बिना बताए छुट्टी पर चले जाया करते थे। इसे लेकर सीएमएस ने अनुपस्थित डॉक्टर्स और स्टाफ से स्पष्टीकरण भी मांगा है और निरीक्षण के दौरान सभी अस्पताल में तैनात डॉक्टर मौजूद रहे और साथ ही उनकी तरफ से सभी डॉक्टर्स की तरफ से किए जा रहे कार्य की जांच भी अब कर ली गई है। आज जो है हमारे जो सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य का पहले जो दौरा हुआ था उसमें जो काफ़ी कमियां जो पाई गई थी, तो उन्होंने टाइम दिया था कि भाई इसमें सुधार कर लिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं और हमारे जो भूतपूर्व सीएमओ साहब हैं वो लोग आए हैं देखने की भाई इसमें कितना सुधार हो चुका है या कितना कोई कमियां रह गई है। तो आज जो निरीक्षण हमने किया है इसमें काफ़ी कुछ हमें बहुत सुधार मिला है। सफाई व्यवस्था में सुधार मिला है। ओपीडी हमने हर ओपीडी में खुद जा के देखा है कि पेशेंट देखे जा रहे हैं और माइनर सर्जरी भी हुई है। सर्जरी के डिपार्टमेंट भी ठीक चल रहा है। ओपीडी ऑर्थोपेडिक्स भी सही चल रही है और औषधियों का हमने खुद निरीक्षण किया है। औषधियाँ प्रचुर मात्रा में है और उनके एक्सपायरी देखिए तो कोई ऐसी दवाई हमें कोई मिली नहीं है और जन औषधि केंद्र भी बढ़िया चल रहा है। खुद यहाँ पे जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, खुद वो सफाई में इन्होंने खुद सहयोग किया है, जिससे कि आज सफाई वगैरह सब देखने में ठीक मिल रहा है। और जो इन्होंने एक अपनी डिमांड रखी है कि चतुर्थ श्रेणी की, जैसे कि सर ने अभी बताया कि चतुर्थ श्रेणी का जो भर्ती प्रक्रिया है वो हमारे सीएमओ लेवल पे जो है प्रक्रिया वो जारी है। शीघ्र ही अगर वो भर्ती हो जाती है तो यहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिल जाएंगे। तो और ऊपर से फिर हमारे जो स्टाफ नर्स है की कमी है वो भी भर्ती हो रही है, तो वो हो जाएंगी तो हमारे यहाँ पे सारी ओटी वगैरह चालू हो जाएंगी। मैं सचिव साहब जो देख करके गए थे और उसमें जो उन्होंने कमियां निकाली थी उनको रिव्यू हम करने के लिए आए थे कि क्या क्या उसमें सुधार हुआ है। तो सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त थी। डॉक्टर साहब ने अपने प्रयासों से बड़ा अच्छा काम किया है और नगर पालिका की मदद से यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करवाया है। दूसरा जो है डॉक्टर्स का था जो कि समय से नहीं आ रहे थे, तो उनको भी जो है कसा गया है और उनको भी जो है सब कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं कि भाई वो क्यों अपना समय में नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी सभी हमको मिले हैं और पेशेंट्स भी सब डिपार्टमेंट्स में ढंग से देखे जा रहे हैं। दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हाँ, ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे कर्मचारियों की कमी है वो ज़रूर है, जिसमें से कि स्टाफ नर्सेज और जो क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए तो बता दिया गया है डीजी लेवल पे। और ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसकी भर्ती की प्रक्रिया को मैं स्टार्ट करवा दिया था मैंने, और अब जो नए सीएमओ साहब आए हैं वो भी उनको मैंने बता दिया था। तो आने वाले समय में जल्दी ही ये चीज़ें कर ली जाएंगी और यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।